अगर आप बोल रहे हैं फिर वो करके बोल सकते हैं, नोट्स बना सकते जी हैं, जी, होता है। वो आप हैंड रिटन लिख के दे दें। जी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था अगर एक एलसीआर सर्किट है तो उसकी एवरेज पावर कैसे निकालेंगे, यानी कि पी एवरेज। उसका फॉर्मूला आया ई बी आई बी कॉस फाइव, या फिर ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव। ये आया था ड्राइव ओवर। जी, कैलकुलेशन आपने फेयर कर ली वो वाली? ये एवरेज पावर एसोसिएटेड वाला नहीं किया। कब करेंगे? इंशाल्लाह आज। इसमें एक चीज और आती है डिनोमिनेटर में, हाफ और आता है। ये हटा दीजिए ऊपर से बी। ई नॉट पाई नॉट बाई टू होता है, बाई टू। ठीक है, तो पी एवरेज का फॉर्मूला आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, हाफ ऑफ इनिशियल पोटेंशियल या मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम करंट कॉस फाई। फाई क्या होता है? ये फेज लैग होता है, आप कितना फेज लैग आ रहा है। ठीक है, जी सर। दिस इज द फेज लैग। अब इसके आगे मुझे आपको दो तीन पॉइंट लिखाने थे, उस दिन मैं नहीं लिखा पाया था। पहला पॉइंट तो ये है कि जो आपकी पी आई है इसको बोलते हैं ट्रू पावर। ट्रू पावर। सेकंड है जो आपका ई नॉट अपॉन रूट टू पीछे आ रहा था, और आपका आई नॉट अपॉन रूट टू पीछे आ रहा था, इनको बोलते हैं एस अपरेंट पावर। कॉस फाई का भी मैंने यूज नहीं किया है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूले की बात करूँ तो पी नॉट होता है आई नॉट अपॉन इंटू ई नॉट अपॉन इंटू कॉस फाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी इंटू पी वी इंटू कॉस फाई। अब इनमें फर्क क्या होता है कि जो आपका पी वी है ना वो बराबर होता है ई नॉट अपॉन रूट टू इंटू आई नॉट अपॉन, इसके बराबर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अपरेंट पावर। जी। अब इसमें एक फैक्टर अगर आप जोड़ देंगे, ये वाला फेज फैक्टर, तो ये आपकी ट्रू पावर बन जाएगी। जोड़ने का मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जी। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर दिख रहा है आपको, ये जो आपकी अपरेंट पावर को ट्रू पावर में कन्वर्ट कर रहा है, इसका एक स्पेशल नाम होता है, उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर।
तो हम लिखते हैं cos phi से। तो नॉर्मली अगर देखा जाए आपका फॉर्मूला, तो अभी आपने लिखा कि ट्रू पावर जो होती है वो बराबर होती है अपरेंट पावर इंटू कॉस फाइव। तो जो कॉस फाइव होगा वो किसके बराबर होगा? इट इज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर अपॉन अपरेंट पावर। ठीक। जी सर। तो अगर आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है पावर फैक्टर की, तो आप लिखिए इट इज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर एंड अपरेंट पावर ऑफ द सीरीज एल सी आर सर्किट। और लिख लीजिएगा एक और तरीके से, द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ द अपरेंट पावर into the ट्रू पावर। आ रही है बात समझ? हम्म। क्या लिख रहे हैं आप साथ में? जी। लिख लें तो बताइएगा, नहीं लिख रहे तो बताइएगा। लिख रहा हूँ सर। तो ऊपर वाला लिख लिया था सब? नहीं सर, मैं उसकी स्पेस छोड़ दिया हूँ। नहीं नहीं, लिख लो पहले, वो लिख लो। देखिए ये है पूरा जो लिखा है। ओके सर। सर वैसे वो ई नॉट अपॉन रूट टू वो कैसे आया? ड्राइव कर रहे थे ना उस दिन, डेरिवेशन है आपके पास वो वाला? कौन सा वाला? पावर का जो मैंने डेरिवेशन कराया था। पावर इज इक्वल टू लिखा था हमने, पाई इंटू वी होता है। पाई की वैल्यू थी हमारे पास पाई नॉट साइन ओमेगा टी, और वी की वैल्यू यानी कि ई की वैल्यू थी ई नॉट अच्छा, एवरेज एवरेज साइन पावर एसोसिएटेड से ओमेगा टी पहले हम माइनस पावर फाइव। पढ़ाए थे ना। ओमेगा टी माइनस फाइव, जी जी। ये जो मैंने आपको अच्छा। फॉर्मूला कराया था, इसमें मैंने ड्राइव कराया था चीजों को। ड्राइव करते करते हम यहाँ तक पहुंचे थे। जी जी।
लिख लिया? एक सेकेंड, वो लास्ट वाली लाइन लिख रहा हूँ। जी। देखिए, यहाँ पर पावर फैक्टर के केस में ही एक दो बातें कर लेते हैं। आपने लिखा पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर बेसिकली होता है cos phi, and your cos phi will be equivalent to what? This is P over PV। पीवी। और आप कैसे लिख सकते हैं? P over EV इंटू IV। तो यहाँ से जो cos phi की वैल्यू आएगी आप, वो आएगी ट्रू पावर अपॉन EV इंटू IV। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जी। अब आते हैं हम एक केस पर। ये लिख लीजिए पहले आप। जी सर। ठीक है, एक बात बताइए, अगर कोई चीज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट लिखी हुई है, तो कॉस थीटा की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? कॉस थीटा की रेंज होती है -1 से 1। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। ये बताइए, क्या करंट नेगेटिव लेंगे हम? करंट आपका करंट नेगेटिव नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। ले सकते हैं अगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, पर आपका पोटेंशियल भी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब, जब ये नेगेटिव नहीं होंगे तो आपकी यहाँ से जो वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही आएगी। अब एक केस लेता हूँ, नॉन इंडक्टिव कंडक्टर केस। आपने लिया नॉन इंडक्टिव सर्किट। नॉन इंडक्टिव सर्किट, इसमें क्या होगा? नॉन इंडक्टिव सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, या फिर कह लीजिए कि जो एक्स सी की वैल्यू होगी वही वैल्यू एक्स एल की भी होगी। इसको नॉन इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। पीछे हमने पढ़ा कॉस फाई कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कॉस फाई बेसिकली आपने इस तरीके से पढ़ा होगा ना, एक डायग्राम, और उसमें आपका इधर वी आर हो रहा है, यहाँ पर जाता है एक कंपाउंड जिसे बोलते हैं ई, एक इधर जाता है एक इधर जाता है, इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर चीजों को अज्यूम कर लिया, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो हमारा फाई है, ठीक है। इसके कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो कॉस फाई बराबर आता है, उसको आप लिखिएगा वी आर। बेसिकली वी आर इधर होता है, और आपका या वी सी इधर होता है, वी एल होता है, वी एल इधर होता है, और वी सी इधर होता है। तो इसी के रिस्पेक्ट में अगर ये दोनों होंगे तो इधर जाता है करंट, वरना इधर जाता है या इधर जाता है। तो अभी इसके और इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। ये फाई हमारा आ रहा है यहाँ पर, फेज लैग है वो कितने का है? आप मान लीजिए कि फेज लैग फाई का है। एक कंपाउंड आपका इधर जाएगा, एक कंपाउंड आपका इधर भी जा सकता है, तो या तो लीड करेगा या लैग करेगा। मैंने उसको लैग माना है,
तो मैं लीड को हटा दूंगा। ठीक है। और लैग कितने से कर रहा है? आपके 5 से। इसी को फेज लैग बोलते हैं। यहाँ जो एंगल आता है वो ओमेगा टी होता है। कुछ याद आया है इसमें से? जी। तो हम यहाँ पर cos फाई का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो होता है आपका बेस। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो एक तो बेस आएगा, दूसरा आएगा आपका हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकालते हैं? उसके लिए हम रखते हैं अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर माइनस वी एल स्क्वायर। तो आपको पता है जब एक्स सी और एक्सएल बराबर है तो यहाँ पर जो ये आपका वी सी आएगा वो वी एल के बराबर होगा, यानी कि जीरो हो जाएगा अगर इनका माइनस करेंगे तो आपका जो कॉस फाई है, कॉस फाई कितना आ जाएगा? वी आर डिनोमिनेटर में आएगा ये वी आर का स्क्वायर। तो आपका जो कॉस फाई यहाँ से बनेगा वो आएगा वी आर ओवर वी आर। वी आर से वी आर कैंसिल, तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी आएगी? 1। 1। इसका मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। इससे ज्यादा वैल्यू आपकी नहीं मिलेगी, तो इसके लिए लिखिएगा दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। या लिख दीजिएगा दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। ठीक है, आप इसको लिख रहे हैं आप? जी जी। जी सर, हो गया। अब ये तो एक केस हो गया नॉन इंडक्टिव सर्किट के लिए। एक और केस है, ये जो केस लिखा रहा हूँ ना मैं, इससे कई बार आपको डिफाइन डिफाइन करते करते एक नंबर का न्यूमेरिकल पूछ लेता है, एक या दो नंबर कि अगर आप प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहे हो और ड्राइव कर रहे हो तो वो बोलता है कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के केस में क्या होगा या नॉन इंडक्टिव सर्किट के केस में क्या होगा। समझ रहे मेरी बात आप? जी। तो आपका जो केस नंबर 2 है उसमें बोलता है वो कि आपके पास प्योरली इंडक्टिव या आइडियल कैपेसिटर है। प्योरली इंडक्टिव एक ही होगा, या तो इंडक्टिव होगा या फिर कह लीजिए और आइडियल कैपेसिटर होगा। इस केस में क्या होता है ना, सीधे 90 डिग्री का एक लैग पड़ता है या लीड पड़ता है।
तो आपका जो फाई होता है इस केस में वो 90 डिग्री होता है। और अगर कॉस फाई की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो कॉस फाई की जगह आप क्या रखोगे, कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, 0। जैसे आपने जी। नॉन यूनिफॉर्म की बात की थी ऊपर में, जो आपका फाई हाँ। होता है वो 0 डिग्री होता है। तो कॉस 0 डिग्री अगर आप निकालोगे तो वो 1 आएगा, और कॉस फाई की वैल्यू वैसे भी 1 आ रही थी। ठीक है, इसमें आपका ना तो लीड करता है ना लैग करता है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। अब एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों चीजें एक ही तरफ होंगी, कॉस फाई की वैल्यू, फेज लैग भी नहीं होगा, लीड भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, उसको रेजिस्टिव सर्किट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ऊपर ले जाके एक बार दिखा देता हूँ यहाँ। ये ना लैग करेगा ना लीड करेगा। ये जो आ रहा है ना फाइव, ये आपको दिख रहा है सिर्फ यहाँ पर। बेसिकली ये होगा नहीं, दोनों की दोनों डायरेक्शन एक ही तरफ होंगी। अगर एक इधर आ रहा है तो एक और इधर आएगा, अगर एक ऊपर आ रहा है तो एक और ऊपर आएगा, मतलब बोथ दी पोटेंशियल एट द सेम डायरेक्शन। इस केस में जो फाइव बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। और अगर आपको कॉस फाइव की वैल्यू निकालनी है तो वो हमारी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होगी, और कॉस 0 डिग्री कितना होगा, 1। तो आपने ये तो निकाला है यहाँ पर, आप चाहे ऐसे निकाल लीजिए चाहे आप उस तरह से निकाल लीजिए। दूसरा केस आपका क्या है, आपने जो सर्किट लिया है वो कैसा है, प्योरली इंडक्टिव या आइडियल। प्योरली इंडक्टिव। ठीक है, इस केस में क्या होगा, आपका फाइव 90 हो जाएगा, कॉस फाइव कॉस 90 यानी कि 0। अब आप देखिए यहाँ पर आप उसको रख दीजिए। इस केस में अगर आप पावर निकालोगे, पावर का फॉर्मूला आई वी ई वी कॉस फाइव रख लो, या फिर आप रख लो आई नॉट ई नॉट अपॉन 2 कॉस फाइव। बेसिकली ये होता है 0, तो इस केस में जो पावर आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 0। तो किस केस में पावर मैक्सिमम आ रही है, किस केस में पावर मिनिमम आ रही है। आपका एक केस है प्योरली इंडक्टिव या आइडियल कैपेसिटर के केस में आपकी जो पावर आती है वो कैसी आती है, मिनिमम आती है, जी। मिनिमम। और ऊपर वाले के केस में आपकी जो पावर आएगी नॉन इंडक्टिव सर्किट के केस में वो कैसी आएगी, मैक्सिमम आएगी। ऊपर हम मैक्सिमम लिखते हैं, पावर इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे आएगी ये भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ लिखिएगा, पावर इज इक्वल्स टू आई नॉट वी नॉट अपॉन 2 कॉस फाइव। कॉस फाइव की वैल्यू 1 डाल, वो सिर्फ और सिर्फ आई नॉट वी नॉट अपॉन 2 भी होगी। ये आपकी मैक्सिमम पावर हो जाएगी, मैक्सिमम। तो सवाल समझ में आया, आपकी पावर मैक्सिमम और पावर मिनिमम कहाँ कहाँ पर होती है। जी जी, समझ में आ तो गया। इसको नोट करिए। सर आज डेट क्या है? आज 20। डिटेल नंबर तो तुक्के मार के नहीं। जी। ठीक है, एक लाइन लिखिएगा इसमें, जो आपने ये सेकंड केस लिखा है इसमें एक लाइन नोट कीजिएगा। द अबव कंडीशन मीन्स, द अबव कंडीशन मीन्स देयर इज नो पावर रिक्वायर्ड। द above condition means there is no power required
to maintain the current in the circuit. No power required to maintain the current in the circuit. क्लियर? जी सर। ठीक है। देखो इसका क्या मतलब है कि आपको अलग से कोई पावर नहीं देनी पड़ रही। ठीक है, जब पावर जीरो होती है इसका मतलब आपकी कोई पावर नहीं जा रही, वहां से एक टॉपिक ओरिजिनेट होता है, उसको बोला जाता है वॉटलेस करंट। ये डेफिनेशन आ जाती है कई बार पूछने को कि वॉटलेस करंट क्या होता है। वॉटलेस करंट बेसिकली इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि वो करंट जिसमें कोई पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वॉटलेस मतलब वॉट की वैल्यू जीरो, ऑलमोस्ट। ठीक है, इसकी पहले डेफिनेशन लिखिएगा आप। जी। द करंट विच कंज्यूम द करंट विच कंज्यूम नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस। नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस in the circuit is known as in the circuit is known as वॉटलेस करंट, और इसका एक और नाम होता है आईडीएल, हेडले करंट। हेडल करंट भी बोलते हैं, आईडीएलई करंट, इडली। आईडीएलई हेडल, हेडल आइडल करंट भी बोला जाता है इसको, आइडल। इसके लिए एक और लाइन लिख लीजिएगा आगे अलग से। वॉटलेस करंट इज ऑल्सो नोन एज वॉटलेस करंट इज ऑल्सो नोन एज हिडले करंट। जी। अब देखिए, ये जब टॉपिक आएगा तो उसमें आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जो आपके वॉटलेस करंट को रिप्रेजेंट करेगा। डायग्राम कैसा है? एक डायग्राम है इस तरीके का, ये आपकी एक्स एक्सिस है, इसको आगे ऐसे करके एक्सटेंड कर देना, लेकिन यहाँ पर आपका ये ब्रेक करेगा। यहाँ जो ये लैग करेगा, फाई से करेगा। फेज डिफरेंस कह लो, अभी लैग मत बोलो, फेज डिफरेंस। इसी के साथ ये फाई है, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो होगा आपका करंट आई, और ऊपर की तरफ जो ये जा रहा है वो होगा ईवी, ये आपका पोटेंशियल है। अब अगर मैं इस आई के कंपोनेंट तोड़ूंगा तो एक कंपोनेंट तो टूटेगा ऊपर, जो कि हो जाएगा आई बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलरली टूटेगा, जो कि हो जाएगा आपका आई बी साइन फाइव। डायग्राम समझ में आया? जी सर। एक साइड करंट जा रहा है आपका, आई बी करंट है, ये करंट है वो कौन सा है, आई बी। इसके आपने फेज लेग लिया वोल्टेज के साथ, तो वोल्टेज इतने से आगे जा रहा है, या मान लो कि आपका करंट जो है वोल्टेज के कंपैरिजन में पीछे है, लेकिन आपने इस कंपोनेंट ब्रेक करे, एक तो कर दिया ईवी की तरफ और एक इधर। तो पावर का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था? बेसिकली पावर जो होती है वो हम पी से डिनोट करते हैं, यानी पावर, पावर बराबर होती है हमारी
ईवी, आई नॉट आईवी, आई नॉट नहीं, सॉरी ईवी आई पी कॉस फाइव। कॉस फाइव। ठीक है। बेसिकली हम निकालते क्या है पावर में, एक ही डायरेक्शन की तरफ निकालते हैं। अब ये कॉस फाइव बताता है हमें कि हमें एक्स्ट्रा करंट की नीड है या नहीं। ये जो आपका जा रहा था ना, यही आपका वो करंट था जो इसकी वैल्यू डिफाइन करता है, करंट को मूव कराने के लिए, पावर को वेरी कराने के लिए, कितनी करंट को मूव करने की कितनी पावर चाहिए। वो पावर हम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। अब एक केस में आपकी पावर मैक्सिमम चाहिए थी और एक में आपकी बिल्कुल पावर नहीं चाहिए थी। जिसमें पावर बिल्कुल नहीं चाहिए थी उसमें क्या था, आईवी और ईवी के बीच में एंगल ही नहीं था। अगर आपका आईवी इधर जा रहा है तो आपका ईवी भी इधर जाएगा। जी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। जी सर। अब ये आईवी क्या है इसके बारे में आप लिखिएगा, आईवी इज द वेक्टर सम ऑफ, आई आईवी, वी। जी आईवी इज द रिजल्टेंट ऑफ, ये रिजल्टेंट है आई बी कॉस थीटा और आई बी साइन थीटा, रिजल्टेंट ऑफ आई बी कॉस फाइव एंड आई बी साइन फाइव। बेसिकली मैंने किया तो उल्टा है, लेकिन अगर आप इसका रिजल्टेंट लोगे तो वो आई बी की तरफ ही आएगा। ठीक है। जी। एंड अगर मैं बात करता हूँ कि कौन सा कंपोनेंट कितने की तरफ मूव करेगा, तो ये जो कंपोनेंट है आपका, ये क्या है, एक्टिंग अलोंग विद द ईवी। और ये किसके अलोंग जाएगा, परपेंडिकुलरली। लिखिए इसको। ये मीटिंग ओवर हो जाए तो जीएक्सओ वाली पे ज्वाइन कीजिएगा, इसको मैं टॉपिक को कंप्लीट करा दूँ। ठीक है। बेसिक तो यही है वॉटलेस करंट की, थोड़ा सा इसका बस कैलकुलेशन कराना है। लिख रहे हैं आप, ये लिख रहे हैं अभी। सर क्या पैरेलली है क्या वो या लैटरली? ये परपेंडिकुलर है।